अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे थे हमारा ओरल पैथोलॉजी, जिसमें हमने कवर किया था लास्ट टाइम कि सिस्ट की एक्सपेंशन कैसे होती है। ठीक है, तो आज हम सिस्ट की एक्सपेंशन कैसे होती है और स्पेशली रेडिकुलर सिस्ट की एक्सपेंशन कैसे होती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि डेंटिजेरस सिस्ट और एरप्शन सिस्ट क्या होती हैं। ये भी हमारे पास टाइप हैं हमारी नॉन ओडोंटोजेनिक सिस्ट की। और ओडोंटोजेनिक सिस्ट में भी कौन सी सब टाइप है, डेवलपमेंटल सिस्ट में आती हैं हमारे पास ये। ठीक है, सो लेट्स डाइव इनटू डिटेल्स। तो डेंटिजर सिस्ट हमारे पास क्या होती है, बेसिकली ये किसी भी नॉन इरप्टेड टूथ के साथ एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा दांत जो हमारे पास इरप्ट नहीं हुआ, वो इम्पैक्टेड टूथ है, ठीक है, उसके साथ ये एसोसिएटेड होती हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डेंटिजरस सिस्ट इनक्लोजेस पार्ट और होल क्राउन ऑफ एन अनइरप्टेड टूथ। एक डेंटिजरस सिस्ट क्या है? एक ऐसा सिस्ट है जो कि पूरा या पार्टली क्राउन को वो करे, सराउंड करे, कौन से दांत का? जो कि अनइरप्टेड है, जो कि हमारे पास इम्पैक्ट हुआ हुआ है। अब डेंटिजरस सिस्ट अटैच कहाँ से हुआ हुआ होता है? अमीलोसिमेंटल जंक्शन से, ठीक है, एंड अराइजेस फ्रॉम द फॉलिकुलर टिश्यूज। अमीलोसिमेंटल जंक्शन से अटैच हुआ हुआ होता है उस क्राउन के, और कहाँ से अराइज हो रहा होता है? फॉलिकुलर टिश्यूज के साथ, ठीक है, जिसके वजह से ये क्या कर रहा होता है? क्राउन को कवर कर रहा होता है अनइरप्टेड टूथ के। ठीक है, इसको हम फॉलिकुलर सिस्ट भी बोल रहे होते हैं। इसको हम और क्या बोल रहे होते हैं? फॉलिकुलर सिस्ट। डेंटिजरस सिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉलिक्यूलर सिस्ट। ठीक है, अच्छा, फिर आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि इरप्शन सिस्ट के बारे में लिखा हुआ है। देखिए, डेंटिजरस सिस्ट और इरप्शन सिस्ट मोर और लेस सेम होते हैं, बस फर्क ये होता है कि डेंटिजरस सिस्ट जो है वो बोनी इम्पैक्शन होती है टूथ की, वो एल्वुलर बोन के अंदर ही दांत इम्पैक्ट हुआ हुआ होता है, और बाहर आता ही नहीं है वो बोन में से कि वो गम्स के तक आए। ठीक है, और एरप्शन सिस्ट क्या होती है कि दांत जो है वो बोनी टिश्यू में से निकल के अभी गम में ही होता है, लेकिन क्लिनिकली हमें दिख नहीं रहा होता। ठीक है, बोनी इरप्शन से लेकिन निकल चुका होता है, वो सॉफ्ट टिश्यू के अंदर फंसा हुआ होता है, और उस सॉफ्ट टिश्यू के अंदर फंसा हुआ होता है, और वहां पे स्वेलिंग आ रही होती है। ठीक है, तो उसको हम बोल रहे होते हैं कि ये हमारे पास एरप्शन सिस्ट है। ठीक है, तो इरप्शन सिस्ट के बारे में क्या लिखा हुआ है कि एन इरप्शन सिस्ट इज अ डेंटिजरस सिस्ट दैट अराइजेस आउटसाइड द एल्वुलर बोन ओवर एन इरप्टिंग टूथ। हमारे पास ये जो इरप्शन सिस्ट है वो कौन से उसके ऊपर है? इरप्टिंग टूथ के अंदर है, मतलब दांत इम्पैक्टेड नहीं है, दांत हड्डी में फंसा हुआ नहीं है, दांत गम्स में फंसा हुआ है। ठीक है, और जो है वो क्या लिखा हुआ है कि हाँ, एल्वुलर बोन में से, एल्वुलर बोन के बाहर ये होता है। फिर बात आई हुई कि क्लिनिकल और रेडियोग्राफिक फीचर्स क्या हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स हमारे पास ये हैं कि हमारे पास ये ज़्यादातर कॉमन किस में है? एडोलेसेंट्स और यंग एडल्ट्स के अंदर ये कॉमन है, और सबसे ज़्यादा कॉमन किस में है? मेल्स में एज कम्पेयर टू फीमेल्स। अब हमारे पास इम्पैक्शन की डिसेंडिंग ऑर्डर दी हुई है कि एक सब मोस्ट कॉमन इम्पैक्शन कौन सी होती है, देन उससे कॉमन, देन उससे कॉमन, देन उससे कॉमन, एक जो है वो हमारे पास आप बोलो डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी में बताया हुआ है। तो सबसे मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन हमारे पास कौन सी है? मैंडिबल के अंदर होती है, सबसे पहली बात। ठीक है, और उसमें भी कम से सबसे ज्यादा कॉमन इन्फेक्शन कौन सी है हमारे पास? मैंडिबुलर थर्ड मोलर्स। ठीक है, फिर हमारे पास कॉमन इन्फेक्शन किस में? मैक्सिलरीज में। मैक्सिलरीज में कौन से? परमानेंट केनाइंस, फिर मैक्सिबुलर थर्ड मोलर्स, और फिर मैंडिबुलर प्री मोलर्स। तो आपके पास किस तरह से ऑर्डर है कि सबसे ज़्यादा कॉमन इम्पैक्शन किस में है? ये मैं इधर लिखती हूँ। सबसे ज़्यादा कॉमन इम्पैक्शन किस में है? मैंडिबल में। ठीक है, एज कंपेयर टू मैक्सिला। फिर अगर हम टूथ वाइज बात करें तो हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमन किस में है? मैंडिबल का थर्ड मोलर। ठीक है,
फिर मैक्सिला का मैक्सिलरी केनाइन, ठीक है, मैक्सिलरी केनाइन। फिर हमारे पास आ जाते हैं मैक्सिलरी थर्ड मोलर्स, फिर हमारे पास आ जाते हैं मैंडिबल के प्रीमोलर्स, मैंडिबल के क्या, प्रीमोलर्स। तो इस तरह से हमारे पास इम्पैक्शन का वो दिया हुआ है कि मोस्ट कॉमन कौन से हैं और फिर लीस्ट कॉमन कौन से। तो मैंडिबुलर थर्ड मोलर हमारे पास मोस्ट कॉमनली इम्पैक्टेड टूथ है, उसके बाद मैक्सिलरी कैनाइंस आ जाते हैं, फिर हमारे पास मैक्सिलरी थर्ड मोलर्स आते हैं और फिर मैंडिबुलर प्री मोलर्स आ जाते हैं, राइट। ठीक है, उसके बाद क्या है कि हमारे पास जो सिस्ट है वो कैसे, मतलब अगर हमारे पास सिस्ट जो है वो स्वेलिंग नहीं शो कर रहा और जो है वो हमारे पास उसमें पेन नहीं आ रहा, ठीक है, तो हमें हमें नहीं पता चलता कि हमारी हड्डी में सिस्ट बना हुआ है अनटिल एंड अनलेस अगर आप किसी और वजह से कोई रेडियोग्राफ करवाएं अपना डेंटल और उसमें ये फिर पकड़ा जाता है, ठीक है। तो सिस्ट कैसे डिटेक्ट होता है, ऑन अ रूटीन रेडियोग्राफ, ठीक है। और दूसरा इसका वो क्या होता है, कैसे पता चलता है कि या तो आपका एक हर दांत के आने की लाइक अपनी एक एज होती है, राइट। तो अगर आपकी जो है वो दांत आने की एज, वो दांत गिरने की एज आ गई है एंड इट्स स्टिल देयर, वो दांत नहीं गिर रहा, वो दांत वहां पे रिटेन्ड है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि लाइक लेट्स डू एन रेडियोग्राफ टू सी वेयर दैट इरप्टेड, जो अनइरप्टेड टूथ है, जो परमानेंट टूथ है, वो कहाँ है, ठीक है, इन द कैविटी। तो फिर हम रेडियोग्राफ कराते हैं एंड देन हमें पता चलता है ओ ये दांत इसलिए इरप्ट नहीं हो रहा, ये डेसिडुअस टूथ इसलिए रिटेन्ड है क्योंकि हमारे पास पीछे वो दांत डेंटिजियस सिस्टम में इन्वॉल्व हुआ है, राइट। तो ये एक और फीचर है जिससे हम डिटेक्ट कर रहे होते हैं कि हमारे पास सिस्ट है या नहीं है, ठीक है। तो इधर लिखा हुआ है सिस्ट में बी डिटेक्टेड ऑन रूटीन रेडियोग्राफ एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके अलावा और उसके अलावा दूसरा क्या है, और ऑन सीकिंग कॉज फॉर रिटेन डेसिडुअस टूथ, ठीक है। पेन इज नॉट नेचुरल अनलेस देयर इज सेकेंडरी इन्फेक्शन, अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं है, ठीक है, कोई पस नहीं है, कोई पेन वो नहीं है, तो हमारे पास पेन की कंप्लेन नहीं आ रही होती। रेडियोग्राफिकली आपको कैसे दिखेगा, इधर साइड बाय साइड डायग्राम भी है कि हमारे पास वेल सर्कमस्क्राइब सी यू कैन, आप बॉर्डर को यहाँ पे अप्रिशिएट कर सकते हो इस सिस्ट का, ठीक है। वेल सर्कमस्क्राइब यूनिलोकुलर रेडियोल्यूसेंसी होती है जो कि एक अनइरप्टेड टूथ के क्राउन को इन्वॉल्व की हुई होती है, या आपका थर्ड मोलर है, ठीक है। और ये इम्पैक्ट हुआ है और इसके अराउंड आप क्या देख रहे हो, क्राउन, क्राउन के अराउंड क्या है, यूनिलोकुलर रेडियोल्यूसेंसी है, ठीक है। इफ ये आपका क्राउन है, ठीक है, और ये इसके अराउंड क्या है, यूनिलोकुलर रेडियोल्यूसेंसी, ठीक है। तो रेडियोग्राफिकली ये हमारे पास इस तरह से प्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, फिर इसमें बात की हुई है कि इरप्शन सिस्ट जो है वो हमारे पास क्या होता है कि इरप्शन सिस्ट इन्वॉल्व बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेंटेशन, प्राइमरी को भी इन्वॉल्व कर सकता है, सेकेंडरी को भी इन्वॉल्व कर सकता है, ठीक है, बिकॉज दे अराइज इन द एक्स्ट्रा एल्वुलर लोकेशंस, ठीक है, क्योंकि क्योंकि वो दांत के हड्डी के अंदर नहीं है, वो मैक्सिला या मैंडिबल के अंदर, बोनी स्ट्रक्चर के अंदर नहीं है, बट दे आर इन योर सॉफ्ट टिश्यू, जिसकी वजह से वो कैसे अपेयर होती है, फ्लक्टेंट ब्लूइश स्वेलिंग होती है ओवर द एल्वुलर म्यूकोजा, ठीक है, ब्लूइश इन कलर ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें हमारे पास पेन या जो है वो क्या बोल रहे हो, इरिटेशन की कंप्लेन आ सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि यहाँ पे स्वेलिंग है, दे आर कंटिन्यूसली पोकिंग देम आउट, तो वहाँ पे आपको हेमरेज हो सकता है, हेमरेज इनटू द सिस्ट इज वेरी कॉमन वहाँ पे एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा, क्योंकि वो बार बार उस जगह को पोक कर रहे होते हैं कि देयर इज समथिंग एंड दिस प्लेस इज स्वेलिंग और समथिंग लाइक दैट, तो वो जब पोकिंग हो रही होती है उस जगह में, तो वहाँ पे हमारे पास चोट लगती है, हेमरेज इसलिए हमें देखने को मिलता है। और हमारे पास ये किस तरह से प्रेजेंट कर रही होती है, एक्स्ट्रा एल्वुलर लोकेशन में प्रेजेंट कर रही होती है, ब्लूइश फ्लक्टेंट स्वेलिंग होती है ओवर द एल्वुलर म्यूकोसा, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट एरप्शन सिस्ट, ठीक है। फिर पैथोजेनेसिस और सिस्ट एक्सपेंशन की बात है यहाँ पे कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि फॉलिकुलर टिश्यू से डेवलप करती है डेंटिजियस सिस्ट, ठीक है।
क्राउन ऑफ एन अनइरप्टेड टूथ और रिड्यूस एनामल एपिथेलियम के दरमियान होती है। ठीक है, the cavity develops between the crown of an unerupted tooth and reduced enamel epithelium। अब इसकी फॉर्मेशन का मैकेनिज्म बेसिकली अननोन है, लेकिन हमारे पास 2-3 हाइपोथेसिस दिए हुए हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है। तो आई बी एक्सप्लेनिंग दीज टू यू। जैसे हमारे पास रेडिकुलर सिस्ट के अंदर 2 मैकेनिज्म दिए हुए थे, लेकिन एक्चुअल मैकेनिज्म अननोन था। ठीक है, तो वो 2 मैकेनिज्म वहां पे थे, यहाँ पे आपके पास 3 दिए हुए हैं हाइपोथेसिस। तो ये लिखा हुआ क्या है यहाँ पे, पहले तो हम ये देख लेते हैं। अच्छा, तो पहला हाइपोथेसिस हमारे पास क्या कह रहा है कि वन हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट the compression of the follicle by potentially erupting but impacted tooth increases the venous pressure in the follicle, leading to increased transudation of fluid. Pooling this transudate separate the follicle from the crown, resulting in cyst formation। ठीक है, पहला वो क्या कह रहा है कि हमारे पास सबसे पहले क्या हो रहा है हाइपोथेसिस के अंदर, वो क्या कह रहा है कि हमारे पास टूथ जो है, लेट मी फाइंड सम स्पेस टू एक्सप्लेन दिस, ये यहाँ पे कर लेते हैं। पहला हमारे पास वो क्या कह रहा है कि हमारे पास टूथ जो है, पहली हाइपोथेसिस में कि जो टूथ है वो इरप्ट नहीं हो रहा। ठीक है, वो इम्पैक्ट हो गया है। अब इम्पैक्टेड टूथ क्या करता है, वो अपनी इरप्शन को अटेम्प्ट करता है कि मैं निकलूं बाहर। ठीक है, इम्पैक्टेड टूथ क्या कर रहा है, अटेम्प्ट कर रहा है, आपका फिजियोलॉजिकल बॉडी क्या कर रही है कि वो चाह रही है कि ये निकले। इम्पैक्टेड टूथ अटेम्प्ट टू इरप्ट, अटेम्प्ट टू इरप्ट, लेकिन द इरप्टिव प्रोसेस कंप्रेस द डेंटल फॉलिकल सराउंडिंग द क्राउन। कह रहा है जो इरप्टिव फोर्सेस हैं वो इरप्शन कराने के बजाय वो उल्टा कंप्रेस करती हैं डेंटल फॉलिकल को, जो एक क्राउन के अराउंड। ठीक है, अगर ये क्राउन है, इसके अराउंड जो डेंटल फॉलिकल्स हैं, ठीक है, और ये इरप्शन फोर्सेस लग रही हैं, तो ये क्या करता है कि ये दांत को इरप्शन में हेल्प करने के बजाय ये इनको कंप्रेस कर देता है, फॉलिकल्स को। ठीक है, जिसकी वजह से कंप्रेशन की वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो फॉलिकल के लिए वीनस आउटफ्लो है ना, वो ब्लॉक हो जाता है। फॉलिकल्स के लिए, इन फॉलिकल्स के लिए, इन फॉलिकल्स के क्या हो गया ये, वो क्या कह रहे हैं कि आपके जो इरप्टिंग फॉलिकल्स होते हैं ना, उनको कंप्रेस कर देती है इरप्शन फोर्स। ठीक है, तो उसके उसमें होता क्या है, उसके क्या बोलते हैं, उसका असर क्या होता है कंप्रेशन का, कि हमारे पास जो कंप्रेशन हो रही है उसकी वजह से जो वीनस ब्लड फ्लो है, ठीक है, इन फॉलिकल्स को ब्लड फ्लो वो ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, जब वो ब्लॉक हो जाता है अराउंड द क्राउन, तो हमारे पास क्या होती हैं, हो क्या रहा है कि वेन्स कंप्रेस हो रही हैं, प्रेशर इंक्रीज होता है फॉलिकल्स के इनसाइड, और रिजल्टेंटली क्या हो जाता है, हमारे पास वहां पे जो भी फ्लूइड है वो उधर अक्यूमुलेट होना हो जाता है। कहाँ पे अक्यूमुलेट होना हो जाता है, क्राउन के और एनामल एपिथेलियम के दरमियान। राइट, अगर मैं इसी डायग्राम में जूम इन करूं, तो ये आपका क्राउन है, ये आपके फॉलिकल्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, आपकी वीनस ब्लड सप्लाई आप कह लो। ठीक है, तो जब एरप्शन फोर्सेस लगती हैं, आती हैं इस दांत को हेल्प करने के लिए एरप्शन में, तो वो एरप्ट तो दांत हो नहीं रहा। ठीक है, तो उसकी वजह से होता क्या है कि जो ये आपके डेंटल फॉलिकल्स हैं ये कंप्रेस हो जाते हैं। ये जब कंप्रेस हो जाते हैं तो आपका जो यहाँ पे हर जगह ब्लड सप्लाई तो इज एवरीवेयर, राइट। तो आपका जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। वीनस ब्लड फ्लो जब ब्लॉक होता है तो आपके फॉलिकल्स के दरमियान और क्राउन के दरमियान जो भी फ्लूइड होता है वो अक्यूमुलेट होने लग जाता है। ठीक है, जो भी फ्लूइड होता है क्या होती है, फ्लूइड अक्यूमुलेशन होती है।
ठीक है, जिसकी वजह से आपके क्राउन के दरमियान क्या बन जाती है, एक सिस्ट बन जाती है। सॉरी, ये दांत के क्राउन के दरमियान क्या बन जाती है, एक सिस्ट बन जाती है। ठीक है, अब क्या होता है इसके बाद कि जो अक्यूमुलेटेड फ्लूइड होता है दैट ग्रेजुअली सेपरेट्स फ्रॉम द फॉलिकल ऑफ द क्राउन। ठीक है, जो सिस्ट जो फ्लूइड है वो आहिस्ता आहिस्ता किसी भी मैकेनिज्म डिफ्यूजन हो सकती है या कोई भी बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म हो सकता है जिसकी वजह से फ्लूइड अब वहां से हटना शुरू होता है और एक क्राउन के अराउंड क्या रह जाती है, एक सिस्टिक कैविटी रह जाती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कि ये डेंटिजरस सिस्ट। तो ये हमारे पास था हाइपोथेसिस नंबर 1, जो कि हमें एक्सप्लेन कर रहा था कि हाउ एक हमारे पास जो डेंटिजरस सिस्ट है वो फॉर्म हुई। ठीक है, अच्छा, दूसरी हाइपोथेसिस हमें क्या कहती है, अनदर हाइपोथेसिस suggests that the cyst arise as a result of proliferation of the outer layer of the reduced enamel epithelium as would occur normally in an erupting tooth. ठीक है, followed by the apoptosis of the cells within the epithelial island leading to cyst formation. वो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक जो नॉर्मली जो है ना प्रोलिफरेशन हो रही है आउटर इनामल एपिथेलियम की, ठीक है, ऑफ एन एरप्टेड टूथ, इरप्टिंग टूथ, अभी वो प्रोसेस ऑफ इरप्शन में। तो जब ड्यूरिंग एरप्शन क्या होता है कि जो हमारे पास रिड्यूस इनामल एपिथेलियम है वो प्रोलिफरेट करने लगता है, मल्टीप्लाई करने लगता है। ठीक है, अब जब वो मल्टीप्लाई करता है वो एक्स से ज़्यादा मल्टीप्लाई कर जाता है, वो नॉर्मली मल्टीप्लाई नहीं करता, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो सेंटर सेल्स होते हैं इन्हीं एपिथेलियल आइलैंड के अंदर, उनमें क्या होती है, न्यूट्रिशन पहुंच नहीं पाती। जाहिर सी बात है, अगर आपका खाना 10 लोगों को था और आपके पास 20 लोग आ गए तो अब 10 को मिलेगा ना, 20 को तो नहीं मिलेगा खाना, राइट। तो क्या होता है कि जो एपिथेलियल आइलैंड जो एपिथेलियम हमारे पास प्रोलिफरेट कर रहा है वो ज़रूरत से ज़्यादा कर जाता है, एक्सेसिव प्रोलिफरेशन हो जाती है, जिसकी वजह से जो सेंट्रल सेल्स होते हैं इन्हीं एपिथेलियल आइलैंड्स में वो उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलती। जब उनको न्यूट्रिशन नहीं मिलती तो वो एज ए रिजल्ट क्या होता है, वहाँ पे एपोप्टोसिस शुरू हो जाती है। ठीक है, ये तो नेचुरल है ना, अगर हमारी बॉडी में किसी चीज़ को नहीं मिल रहा है एंड इट्स गोइंग टूवर्ड्स डिक्रीज न्यूट्रिशन या उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलती तो वो इट डाई ऑफ इटसेल्फ, राइट, वो अपने आप को मार देता है। ठीक है, तो जब सेल डेथ होती है तो सेल डेथ क्या करता है, एक कैविटी बना देता है उस मांस के अंदर। ठीक है, जहां पे अब हमारे पास फ्लूइड अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वहां पे हमारे पास फ्लूइड अक्यूमुलेट होता है और इवेंचुअली क्या हो जाती है, हमारे पास एक कैविटी होती है जो कि इनलार्ज हो जाती है, और जब वो इनलार्ज होती है वो कहाँ पे होती है, अराउंड द क्राउन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेंटिजरस सिस्ट। ठीक है, मैंने बताया क्या कि इधर कहीं ऊपर एक्सप्लेन करती हूँ मैं। होता क्या है कि हमारे पास एक नॉर्मल एरप्शन हो रही है, ठीक है, लेकिन वो हो नहीं पा रही, नॉर्मल एरप्शन हो रही होती है जिसके बीच में कोई हिंड्रेंस आ जाती है जिसकी वजह से हमारे पास वो दांत अनएरप्टेड रह जाता है। ठीक है, अनएरप्टेड रह जाता है और क्या होता है कि जो उस दांत के अराउंड रिड्यूस इनामल एपिथेलियम है, जिसको मैं REE करके लिख रही हूँ, ठीक है, ये रिड्यूस इनामल एपिथेलियम क्या करता है, प्रोलिफरेट करता है, प्रोलिफरेट करता है। अब ये प्रोलिफरेट का मतलब क्या होता है, ग्रो कर रहा होता है। ठीक है, ये प्रोलिफरेट करता है, अब ये नॉर्मल ग्रो करने के बजाय ज्यादा ग्रो कर जाता है। ठीक है, नॉर्मल ग्रो करने के बजाय एक्सेसिवली ग्रो कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन होता है वो सबको नहीं मिल पाता। अच्छा सॉरी, मेरा पेज रीलोड कर गया, लेकिन मैं वहीं से कंटिन्यू करूँ जहाँ से मैंने ड्रॉप किया हुआ था। हमारे पास क्या होता है कि हमारा जो न्यूट्रिशन होता है, जाहिर सी बात है जो वो एक्सेसिव प्रोलिफरेशन हो गई है एपिथेलियम की, ठीक है, रिड्यूस एनामल एपिथेलियम की, उसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूट्रिशन होता है, ठीक है, वो सबको नहीं मिल पाता। जब सबको नहीं मिल पाता तो उसमें से जो कुछ एनामल एपिथेलियम होता है वो क्या करता है, एपोप्टोसिस करना शुरू कर देता है। क्या करता है, एपोप्टोसिस करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस ये अगर हमारे पास
इनेमल एपिथेलियम है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या इस तरह से स्मॉल कैविटीज बनना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, स्मॉल कैविटीज उस इनेमल एपिथेलियम के अंदर बनना शुरू हो जाती हैं। अब क्या होता है कि कैविटीज बन गई, एपोप्टोसिस हो गई, ठीक है, तो अब सराउंडिंग टिश्यूज से वहां पे वाटर अक्यूमुलेट करना शुरू करता है, फ्लूइड अक्यूमुलेट करना शुरू कर देता है। और ये सब हो किसके अराउंड रहा है, एक अनएरप्टेड टूथ के क्राउन के दरमियान हो रहा है, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लूइड अक्यूमुलेट करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास जो कैविटी होती है वो एनलार्ज होती है। जब वो एनलार्ज होती है तो हम उसको सिस्ट बोलते हैं। और कौन सी सिस्ट होती है हमारे पास अराउंड एन अनएरप्टेड टूथ के क्राउन पे, डेंटिजरस सिस्ट। ठीक है, तो दूसरी हाइपोथेसिस हमारे पास ये एक्सप्लेन करती है। तो वापस जाते हैं नीचे। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि कुछ केसेस के अंदर हमारे पास डेंटिजरस सिस्ट इसलिए अराइज होती है क्योंकि हमारे पास पेरियापिकल इन्फ्लेमेशन होती है डेसिडुअस दांत की। ठीक है, जिसकी वजह से वो इन्वॉल्व कर देता है परमानेंट दांत के फॉलिकल को, और अक्यूमुलेशन ऑफ द इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट लीडिंग टू अ सिस्ट फॉर्मेशन। कह रहा है दूध का दांत था, ठीक है, ये आपका दूध का दांत है और इसके ऊपर जो है वो हमारे पास अपना अपना दांत रखा, मतलब पक्का दांत रखा हुआ है, परमानेंट टीथ रखा हुआ है। तो इन्फ्लेमेशन इस दांत में हुई, ठीक है, इसके क्या बोलते हैं, पेरियापिकल इन्फ्लेमेशन हुई, और यहाँ पे हमारे पास क्या बोलते हैं, परमानेंट टूथ का इनामल एपिथेलियम रखा हुआ है ये। ठीक है, इसके अराउंड जब पेरियापिकल इन्फ्लेमेशन हुई तो इसने किसको इन्वॉल्व कर दिया, परमानेंट टूथ के इनामल एपिथेलियम या फॉलिकल को इन्वॉल्व किया, जिसकी वजह से हमारे पास सक्सीडेनियस टूथ में डेंटिजरस सिस्ट बन गई और वो क्या बोलते हैं, एरप्ट नहीं किया। ठीक है, ये था हमारे पास थर्ड मैकेनिज्म जो एक्सप्लेन कर रहा था कि हमारे पास डेंटिजरस सिस्ट कैसे बनती है। इसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द मैकेनिज्म ऑफ एक्सपेंशन, सिस्ट बड़े होने का तरीका ऑलमोस्ट सेम ही है जैसे रेडिकुलर सिस्ट का है। ठीक है, फिर हिस्टोपैथोलॉजी की बात करते हैं तो हिस्टोपैथोलॉजी में हमारे पास ज़्यादा कुछ खास नहीं है, सिर्फ ये है कि हमारे पास अमीलोसिमेंटल जंक्शन से ये अराइज हो रहा होता है। इसके अलावा हिस्टोपैथोलॉजी में क्या लिखा है कि जो हमारे पास इसमें तीन टाइप्स होती हैं डेंटिजरस सिस्ट की। ठीक है, सेंट्रल, लैटरल और हमारे पास इसकी एक सर्कमफेरेंशियल टाइप होती है। अच्छा, सर्कमफेरेंशियल टाइप के बारे में इसमें नहीं लिखा, बट आई एम स्टिल टेलिंग यू। एक हमारे पास सेंट्रल टाइप होती है, एक हमारे पास सेंट्रल टाइप है इसकी। ठीक है, एक हमारे पास इधर लिखा हुआ है कि लैटरल टाइप है, और एक हमारे पास सर्कमफेरेंशियल टाइप है। एक हमारे पास कौन सी है, सर्कमफेरेंशियल टाइप है। ठीक है, जो लैटरल सेंट्रल टाइप है वो आपकी क्या करेगी, कवर्स द क्राउन सेंट्रली। ये अगर मेरा एक दांत रखा हुआ है, ठीक है, सॉरी, ये अगर मेरा एक दांत रखा हुआ है तो सेंट्रल टाइप क्या करेगी, इसको क्राउन को सेंट्रली वो कर देगी, सराउंड कर देगी। लैटरल टाइप क्या है कि वो लैटरल इन्फ्लेमेशन होगी और दांत को लैटरली सराउंड करेगी। ठीक है, सर्कमफेरेंशियल क्या करेगी कि ये दांत को पूरा सराउंड कर लेगी। सर्कमफेरेंशियल दांत को पूरा सराउंड करेगी, मतलब रूट्स, क्राउन, सब कुछ उस सिस्ट के अंदर है। ठीक है, तो तीन टाइप्स ऑफ हमारे पास डेंटिजरस सिस्ट होती है हिस्टोपैथोलॉजिकली, सेंट्रल, लैटरल और सर्कमफेरेंशियल। सर्कमफेरेंशियल आपकी बुक में नहीं लिखी हुई, बट आई एम टेलिंग यू, आपकी बुक में सिर्फ दो टाइप्स लिखी हुई है, सेंट्रल और लैटरल। इसके अलावा इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास जो डेंटिजरस सिस्ट होती है, इट इज़ लाइंड बाय आपकी 2 to 5 लेयर थिक होती है, इरेगुलर लेयर होती है और थिन होती है। रेगुलर लेयर होती है, थिन होती है, 2 to 5 सेल थिक होती है। किस चीज़ की लाइनिंग होती है, नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम। एक या तो इसकी हो सकती है, अगर इसकी नहीं है तो आपके पास फ्लैटेंड या लो क्यूबॉइडल एपिथेलियम की लाइनिंग होगी। ठीक है, डिपेंड्स किसकी लाइनिंग है, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, आपके पास दो किस्म की लाइनिंग्स हो सकती हैं, या तो आपके पास नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की लाइनिंग होगी, या फिर आपके पास
जो है वो किसकी होगी, फ्लैटेंड लो क्यूबॉइडल एपिथेलियम की लाइनिंग होगी। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपको म्यूकस सेल मेटाप्लीजिया भी दिखेगा, आप जब हिस्टोपैथोलॉजिकली इसको देखोगे डेंटिजिरस सिस्ट को, आपको क्या दिखेगा, म्यूकस सेल मेटाप्लीजिया। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, म्यूकस सेल्स मेटाप्लेजिया भी लिखेगा दिखेगा इसके अंदर। इसके अलावा जो कैप्सूल होती है आपके पास, जो सिस्ट की कैप्सूल होती है राइट, वो फिब्रस होती है। ठीक है, उसमें आपको लूज मायोक्साइड एरिया दिखेगा, जो कि किससे रिजेंबल कर रहा होगा, डेंटल फॉलिकल से। ठीक है, आपको इसके अंदर ओडोंटोजेनिक एपिथेलियम के स्मॉल स्ट्रेंड्स भी मिलेंगे। इन्फ्लेमेशन सिर्फ तब होती है जब हमारे पास सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, वरना नहीं होती। ठीक है, बहुत बहुत कम केसेस हमारे पास ऐसे होते हैं जिसके अंदर ये हमारे पास ऑर्थोकेरेटोसिस शो करे। ठीक है, इसके अलावा डेंटिजर सिस्ट का जो सिस्ट के अंदर फ्लूइड कंटेन हो रहा है ना बार बार, जो मैं आप लोग को बता रही थी, वो कैसा होता है, प्रोटीनेशियस होता है, येलोइश होता है, और उसमें कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स होते हैं। तीन चीज़ें होती हैं उस सिस्ट के फ्लूइड के अंदर, प्रोटीनेशियस, येलोइश फ्लूइड होता है और कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई और ऐसी कोई ख़ास बात नहीं लिखी, बस ये लिखा हुआ होता है। अच्छा, ये लिखा हुआ है कि एरप्शन सिस्ट के बारे में। अब ये जो पिक्चर है ये एरप्शन सिस्ट दिखा रही है। इफ़ यू कैन अप्रिशिएट, हमने क्या बात की थी कि एक ब्लूइश होगी स्वेलिंग। ठीक है, फ्लक्टेंट है हमारे पास ये स्वेलिंग, और कहाँ पे आपको दिख रही है, गम्स में दिख रही है। ठीक है, ये बोन के अंदर नहीं होती एरप्शन सिस्ट, ये आपके गम्स में होती है। ठीक है, तो ये सब था आपका डेंटिजरल सिस्ट के बारे में। इसके अलावा आई नीड टू टेल यू गाइस समथिंग, इसकी आपको मुझे बतानी थी कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या आएगी और ट्रीटमेंट क्या आएगी। मैंने पिछले भी रेडिकुलर सिस्ट में भी बताया था कि ये चीज़ें जो हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस हो गई या आपकी ट्रीटमेंट हो गया इसका, ये ऑर्थो ओरल पैथोलॉजी की बुक में नहीं लिखा हुआ, इट इज़ नॉट रिटन इन दिस बुक, बल्कि मैं ओरल मेडिसिन की बुक में से बता रही हूँ, क्योंकि इवेंचुअली ये आप लोग को वहाँ से भी पढ़ना पड़ेगा, तो वाई नॉट मैं एक ही जगह पे कवर करा दूँ, क्योंकि मोर और लेस दोनों बुक्स में सेम बात लिखी हुई है, बट वहाँ पे मेडिसिन की उससे लिखी हुई है कि हाउ यू आर सपोज टू ट्रीट दिस आउट, और यहाँ पे पैथोजेनिस के उससे लिखी हुई है कि हाउ दिस दिस थिंग इज अकरिंग, कैसे रही है, उसके क्लिनिकल फीचर्स आपको क्या है, रेडियोग्राफिक क्या है, यहाँ पे एक बीमारी के तौर पर बताइए। ठीक है, तो इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमारे पास आ जाती है ओडोंटोजेनिक केराटोसिस्ट आ जाती है। ठीक है, यूनिसिस्टिक अमीलोब्लास्टोमा आप कह सकते हो इसको, या आप एपिथेलॉइड ओडोंटोजेनिक ट्यूमर भी आता है। और दूसरा आपको मैंने इसका बताना था कि ट्रीटमेंट क्या है। ट्रीटमेंट है कि रिस्पॉन्ड विद इन्यूक्लिएशन और मार्सुपिलाइजेशन। ठीक है, और अगर आप जब ई न्यूक्लिएट कर देते हो इसकी या मार्सुपिलाइजेशन कर देते हो, तो फिर ये उसके बाद नहीं होते, ये वापस रीअकर नहीं होते। जैसे आपके पास रेडिकुलर सिस्ट में था ना कि अगर ई न्यूक्लिएट कम्प्लीटली नहीं किया है या वो नहीं किया तो ये दोबारा रीअकर हो सकता है, लेकिन इसके अंदर ऐसे कोई कहानी नहीं है। इफ़ यू ई न्यूक्लिएट या मार्सुपिलाइज कर दो, दे गेट रिजॉल्व। ठीक है, so this was all about your dentigerous test. Do like, subscribe.